वैसे तो बहुत सारी टॉपिक्स पे हमारी ये मीटिंग होती है, पर रोज़ हॉस्पिटल में ना नई नई जब फैमिलीज़ आती हैं तो उनको एजुकेट करना कि ये बीमारी है। जैसे एक मदर बैठी है बहुत परेशान, एक फादर बैठे हैं आंखों में आंसू लिए, तो हमें लगता है कि हमारी ड्यूटी उनकी तरफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उस टाइम, क्योंकि हर कोई इस हॉस्पिटल में पेन के साथ ही आता है। कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं बैठा है, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, जिसको दर्द ना हो रहा हो। और जो बीमारियों का दर्द होता है ना, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। बाकी बीमारियों का दर्द अलग है, दर्द तो हर बीमारी में, मगर ये दिमागी बीमारियां कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो समझ ही नहीं आती, जो दिखती नहीं है, जो हम महसूस ही नहीं करते। और इन बीमारियों के जैसे दूसरी बीमारियों के, हर बीमारी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, है ना। जॉन्डिस के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, टीबी हो जाए, उसके अलग हैं, कोविड के अलग हैं, मगर वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे किसी का पेट खराब है तो अगर वो उल्टी कर देता है तो वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता उस पर। अगर कैंसर में कीमोथेरेपी इलाज चल रहा होता है और बाल झड़ते हैं तो हमें उससे खुंदक नहीं होती, हमें उससे नाराज़गी नहीं आती। बट हमारी बीमारी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है हमारी बीमारियों के? क्या साइड इफ़ेक्ट है हमारी बीमारियों के? हमारे पेशेंट क्या क्या करते हैं बीमारी में? गुस्सा, ठीक है, एक साइड इफेक्ट हो गया गुस्सा। और झूठ बोलना, तोड़ फोड़ करना, ये बीमारी के साइड इफेक्ट हुए ना, हर बीमारी के लक्षण हैं। तो इसलिए जब ये बीमारी घर में आती है, घर में कलेश होते हैं, घर में रिश्ते खराब होते हैं, टाइम खराब होता है, इज्जत खराब होती है, और गुस्सा, एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, मतलब घर की शांति खत्म हो जाती है, तो फिर बहुत दर्द होता है। बाकी बीमारियों के कंपैरिजन में, तुलना में बहुत तकलीफ होती है। और इसमें मतलब सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस घर में ये बीमारी आती है, WHO says these are invisible illnesses, जो नज़र नहीं आती। जैसे डिप्रेशन नज़र नहीं आता, आजकल बहुत टर्म यूज़ होती है, स्माइलिंग डिप्रेशन। स्माइलिंग डिप्रेशन मीन्स बाहर से पर्सन स्माइल कर रहा है, खुश है, बट अंदर उसको डिप्रेशन की बीमारी। तो जब भी मैं ये बात कहती हूँ तो मुझे हमेशा रॉबी विलियम्स याद आता है, द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉमेडियन, जिसने पूरी दुनिया को हंसाया, वो डिप्रेशन की बीमारी से मरा। अर्नेस्ट हेमिंगवे, बहुत जाना माना नॉवेलिस्ट, राइटर, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। वैन गॉग पेंटर, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। अगर हम अपने जाने पहचाने लोगों में देखें तो कपिल शर्मा का 1 साल तक प्रोग्राम बंद रहा। क्यों? क्योंकि उसका इलाज चल रहा था, अल्कोहलिज्म, शराब के नशे की बीमारी, और बाइपोलर डिसऑर्डर। हनी सिंह, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मल्टीपल एडिक्शन। दीपिका पादुकोण, यूनिपोलर डिप्रेशन, यानी कि वो डिप्रेशन में जाती है। तो ये सब नाम इसलिए गिनाए जा रहे हैं क्योंकि इनको लोग जानते हैं। और जब कोई सेलिब्रिटी या कोई जाना माना नाम और उसको दिमागी बीमारी हो तो लोग जल्दी समझते हैं कि अच्छा, दिमागी बीमारियां भी होती हैं, अच्छा उसको किस चीज़ की टेंशन है कि डिप्रेशन हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं डिप्रेशन का मतलब। हमें लगता है डिप्रेशन का मतलब उदासी। नो, दैट इज रॉन्ग। तो ये बीमारियां समझनी थोड़ी मुश्किल हैं और हमारे लिए भी समझानी मुश्किल है। आई एम श्योर जब आप आए थे तो आपको समझाया गया होगा कि सिर्फ दवाई इसका इलाज नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। और कोई भी जानबूझ के अस्पताल के बेड पे थोड़ी ना लेटना चाहता है कि वो नशा कर लेता है। तो ये ऐसी बीमारी है जो जिस घर में घुस जाती है तो वो घर वालों को भी बीमार कर देती है और पेशेंट को भी बीमार, उसको भी फंसा देती है।
पेशेंट भी कोई सुखी नहीं होता। वो गाली देकर, चोट देकर, लड़ाई करके खुश नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसके अंदर दिमागी ऐसी स्टेट चलती है, उसके दिमाग पर इस बीमारी ने ऐसा असर कर दिया है कि वो ऐसे ऐसे लक्षण दिखा रहा है। कोई ज़रूरत से ज़्यादा शक कर रहा है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा डर रहा है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, कोई नशे का नुकसान हो रहा है मगर फिर भी बार बार नशा करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो दिमागी बीमारियों को समझना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, मगर ये सच्चाई है, रियलिटी है कि इट इज़ अ डिजीज़, इट इज़ अ फिजिकल डिजीज़। ये शारीरिक है, ये मन घड़त नहीं है, ये मन की ऐसी बीमारी नहीं है, ख्याल की बीमारी नहीं है, ये दिमागी बीमारी है जिसमें दर्द बहुत होता है, जिस बीमारी के दौरान ऐसे बहुत हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें बीमारी अपना रूप दिखाती है। जैसे नशे में पर्सन लड़ता है, झगड़ता है, मेनिया में जैसे आपका पेशेंट है वो बहुत बोल रहा है, उसका दिमाग चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तेज रुक ही नहीं रहा, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा सोच रही है, जिसको कहते हैं वो अभी मेनिया के स्टेट में है। कुछ पेशेंट हमारे नशे की बीमारी में है, एडिक्शन के स्टेट में है, जिनको विड्रॉल आ रहे हैं। जैसे आपके बच्चा बोला घबराहट हो रही है, अब उसे नशे की वजह से घबराहट हो रही है, अब उसकी शरीर मांग रहा है तो उसको तोड़ बच रही है, क्रेविंग हो रही है, और बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं अपना दिमाग लगा के। इसलिए जितनी जल्दी हम मान सकें कि ये बीमारी मान जाए और इलाज शुरू कर दें तो बच जाएंगे, नहीं तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ता रहता है, इसने बढ़ना ही बढ़ना है, ये पूरी उम्र का है, ख़त्म नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा। मगर ये 100% ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, तो आपको उसके लिए इलाज के दायरे में रहना पड़ेगा। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट का नाम है कीमोथेरेपी, हमें पता ना कीमोथेरेपी होती है कैंसर के पेशेंट की। इसी तरह से हमारे ट्रीटमेंट का नाम है रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें क्योंकि फैमिली भी बीमार हुई होती है, फैमिली भी थकी हुई होती है, तो उसको भी उस रिकवरी प्रोग्राम में आना होता है। आप सोचो एक दायरा है, हमारे पेशेंट, जिस भी घर में साइकेट्रिक पेशेंट है, जो मर्जी दिमागी बीमारी हो, उसको एक ट्रीटमेंट के दायरे में ही रहना पड़ेगा पूरी उम्र। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको पूरी उम्र अस्पताल में दाखिल रहना है, या आप अपना काम नहीं कर सकते, या आप रूटीन नहीं कर सकते, आप सब कुछ करते हो अगर आप दायरे में रहो। मगर दुख की बात यह है कि जिस बीमारी का 100% ट्रीटमेंट है, उसका जो सफलता का रेट है, सक्सेस का रेट है, वो सिर्फ 10-12% है। क्यों? क्योंकि हम मानते नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर की नहीं सुनते, क्योंकि हम रिकवरी प्रोग्राम नहीं फॉलो करते, क्योंकि हम दवाइयाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि हम रिहैब ट्रेनिंग नहीं करते, क्योंकि हम अपनी चलाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी अटैचमेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं पेशेंट से जुड़ी हुई कि जब पेशेंट थोड़ा ठीक होता है तो हम भूल जाते हैं कि बीमारी तो अंदर ही बैठी है। अगर पेशेंट रिकवरी में नहीं रहेगा, रिकवरी के हिसाब से नहीं चलेगा, वो दोबारा बीमार हो जाएगा। और जैसे कि सर कल और परसों बोल रहे थे, पहले फैमिली रिलैप्स करती है किसी भी कारण से, पहले फैमिली बीमार होती है, फिर पेशेंट बीमार होता है। या फिर जब हम बहुत पेन में होते हैं, जैसे अभी आप बहुत पेन में हो, आपने अपने बच्चे को इस हाल में देखा, इसको ओवरडोज भी हो सकता था,
अब इस टाइम आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मगर जैसे जैसे ये बेटर होता जाएगा वैसे वैसे हम भूलते जाएंगे कि ये कितना बीमार था। आप शुरू में आए, कितना बीमार आपका पेशेंट, आहिस्ता आहिस्ता फैमिली के हौसले भी कम हो जाते हैं, फैमिली भी धीरे 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 दूसरी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है। मगर ये ऐसी बीमारी नहीं है, जैसे रोड्स पे लिखा होता है ना, ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। एक कंटिन्यूस ध्यान जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम यहाँ पे स्किल सीखते हैं, तो हमें उसको अप्लाई करना होता है और ध्यान रखना होता है। जिसका भी ध्यान, एक सर और प्रोग्राम में हम बात करते हैं इश्यूज और नॉन इश्यूज। इशू क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट बातें। नॉन इशू क्या हो गया? जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फजूल की, मतलब जिनको ठहराया जा सकता है, जैसे पढ़ाई, शादी, कोई त्योहार रुक सकता है, मगर बीमारी त्योहार की वजह, त्योहार नहीं देखती। बीमारी ये नहीं देखती है कि दिवाली है, होली है। बीमारी ये नहीं देखती कि ये गरीब है या अमीर है। बीमारी कुछ भी नहीं देखती। अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो ये बीमारी हमारे पर्सन को हमारी आंखों के सामने से लेके जाएगी। डोंट माइंड जब मैं ये बात कह रही हूँ। हमें एक तो इनविजिबल इलनेस नज़र नहीं आती, ऊपर से जब हम अस्पताल पहुंच जाते हैं वहाँ पे भी हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जो एक्सपर्ट है, जिसने इसकी पढ़ाई करी है, जो इसका ट्रीटमेंट करता है, उसकी नहीं सुनते हम किसी भी कारण से जब भी रिकवरी के बाहर जाएंगे, ट्रीटमेंट के दायरे से बाहर जाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम रिलैप्स हो जाएंगे। दो कश्ती में सवार नहीं रह सकते। इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इसको सीरियसली, इसको आप सोचिए कि भगवान ने आपको एक मौका दिया। दुख की बातें हम बोलते रहते हैं, ये बीमारी है दाखिल कराओ, बीमारी है डिटॉक्स कराओ, बीमारी है हर्मिटेज भेजो, बीमारी है थेरेपी कराओ, बीमारी है दवाई दो, बीमारी है फॉलोअप पे आओ, मीटिंग सुनो, थेरेपी करो, काउंसलिंग सुनो। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये ट्रीटमेंट फॉलो होता है। एक ऐसी बीमारी जो खत्म नहीं हो सकती, जिसका इलाज है। कुछ पूछना चाहते हैं आप? कोई बात कहना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ। आपको बोला गया था दाखिल कराओ, हाँ या ना? तो आपने किस कारण से दाखिल नहीं कराया था? राहुल माइक। परसों दवाई दी थी ना? इन्होंने अभी बात की थी कि दाखिल करा दी। परसों दवाई लेने आए थे? हाँ जी। तो क्यों नहीं दाखिल कराया? दाखिल तो करवाना था, देख इसने उस दिन ले ली थी डोज। उसने उस दिन ले ली थी ना, तब नहीं कराया। क्यों? आपको लगा कि छोटी मोटी बात है, दवाई से ठीक हो जाएगी? नहीं छोटी ऐसा मत समझे कि आपको मैं अटैक कर रही हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं कोई भी बीमारी के इलाज के लिए, तो वहाँ पे आप किसकी बात सुनते हैं? डॉक्टर की सुनते हैं ना। आपसे जब नहीं हो पाया, आपको नहीं पता था बीमारी है, आप अस्पताल आए, तो हम यही चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं कि आपके साथ ये बीमारी वेट नहीं करेगी, एक दिन का, एक सेकंड का, एक मिनट का। किसी भी टाइम हमारे पेशेंट के साथ हादसा हो सकता है। तो इसलिए जब हम बता रहे होते हैं, हम यही बोल रहे होते हैं, इसको बचा लो। आप लकी थे, आपने, भगवान ने आप पे कृपा करी है कि आपका बच्चा बच गया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। बहुत सारे पेशेंट ओवरडोज में आते हैं तो हम बोलते हैं, इस हाल में होते हैं कि पहले इसको जिंदा रखो, इसको जिंदा करो,
इसको बचाओ, उसके बाद हम इलाज करेंगे। इसलिए साइकेट्रिक बीमारियों को, दिमागी बीमारियों को उसी तरह बीमारी मानना चाहिए जैसे सारी बाकी शारीरिक बीमारी। जब इसको छोड़ के बाकी का हिस्सा बीमार हो सकता है तो दिमाग क्यों नहीं बीमार हो सकता? दिमाग क्यों नहीं खराब हो सकता? पेट खराब हो सकता है, कितना कुछ खराब हो सकता है। और जब दिमाग खराब होता है तो हमें पता है क्या होता है। हम सब अपने घर में देख रहे हैं। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ बैठ के समझें और माने कि आपका बच्चा दिमागी तौर पे बीमार है, उसको एडिक्शन की बीमारी है। वो गंदा नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। जानबूझ के कोई इस तरह से बिस्तर पे नहीं लेटना चाहता। अब उसको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, फंस गया है वो, तो फिर किसका फर्ज है कि वो ट्रीटमेंट कराए? फैमिली का। इसलिए अब से आप ट्रीटमेंट को फॉलो करो, रिकवरी को फॉलो करो। और जैसा कि मैं कह रही थी कि नॉन इश्यूज पे फोकस मत करो। यहाँ पे मौत और जिंदगी की बात हो रही है, और जब मौत और जिंदगी की बात होती है तो सारी बाकी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। जब हम शमशान में जाते हैं और हमारे सामने चिता जल रही होती है तो आपको लगता नहीं कि खुद की सारी जिंदगी बेमायने है, क्योंकि मौत इज द बिगेस्ट रियलिटी, लाइफ इज द बिगेस्ट रियलिटी। कुछ भी करने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में दिमागी बीमारी का पेशेंट है जिसको WHO फेटल डिजीज कहती है। फेटल, जान लेगा। इसलिए बाकी सारी चीजें को साइड पे थोड़ी देर रखकर पेशेंट का ट्रीटमेंट के दायरे में लेकर आओ। और ये ऐसा ट्रीटमेंट है, ऐसी बीमारी है जिसमें परिवार सीखता है, क्योंकि पेशेंट का जब दिमाग नहीं चल रहा तो फैमिली ही सीखेगी और फैमिली बचाएगी। तो क्योंकि आप पेन में हो, आप घबराओ नहीं, हम सब साथ हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि इसको मतलब कैजुअल नॉन सीरियस वे में मत लीजिए। इसमें बहुत खतरा है, इसमें जिंदगी को खतरा है। सुसाइड वाल सोचदा बिल्कुल बिल्कुल सुसाइड कर लो बस। कोई पता नहीं लगा लेके गड्डी चला गया, एक्सीडेंट करता हो। और बुझ के करते हैं। और आज का जो सीन है ये आप भुलाइए नहीं, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड, हम भूल जाते हैं। जब हमारा बच्चा हंसने खेलने लग जाएगा, जब दिन पास हो जाएंगे, जैसे आप भी अब मीटिंग में आना भूल गए, आप शुरू में रोज आए, मैंने बताया। अब आपके कंसंट्रेशन हो गई नॉन इश्यूज पे, और आपका पेशेंट बहुत बीमार है। मेरे अब मैं 15 दिन से वैसे बीमार। रीजन मैं बाद में पूछूंगी। 2 बार तो मैं गई हूँ दिल्ली को। जो मर्जी, जो मर्जी, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी। मैंने बताया सब। और मैं ये मुंह पे बोल, जो मर्जी। बच्चा इतना बीमार है, और जब जिस हाल में लाते हो ना, वो हमेशा दिमाग में पिक्चर की तरह क्लियर रखना कि इस बीमारी ने आपको मौका दे दिया, हर बार मौका मिले ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर? सर प्लीज, आप क्या कहते हैं सर? देखो जी, अज डे है ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਲੋਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇਹ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫਸੇ ਕਰਦੇ, ਫਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਮਤਾ ਮੈਡਮ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਿਤਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਿਤਾ ਜਲਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਸ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਇਓ, ਬਸ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਣਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਦੱਸੋ? ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਏ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜੇ, ਮਾਈਨਰ ਹੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਰਕੀ ਵਿਆਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ।